आइए अब हम अल्कोहल्स तथा फिनॉलों के भौतिक गुणधर्म को जानते हैं। हम जानते हैं अल्कोहल तथा फिनॉल ये दोनों ही दो भागों से मिलकर बने होते हैं। अल्कोहल्स में एक भाग होता है एल्किल समूह तथा दूसरा भाग होता है हाइड्रॉक्सिल समूह। इसी तरह से फिनॉलों में भी एक भाग एरिल समूह होता है तथा दूसरा भाग होता है हाइड्रॉक्सिल समूह। यहाँ पर जो अल्कोहल और फिनॉल के गुणधर्म हैं वह इनके मुख्य रूप से हाइड्रॉक्सिल समूहों की वजह से ही होती हैं, जबकि एल्किल या एरिल समूह केवल इनके गुणधर्मों को संशोधित करने का कार्य करते हैं। तो आइए इनके कुछ भौतिक गुणधर्मों को जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वथनांक। अल्कोहल तथा फिनॉलों के क्वथनांक इनके जो यौगिक हैं उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके बीच लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जैसे कि हम वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की संख्या में बढ़ोतरी होती है। जितनी ज़्यादा वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा इनके क्वथनांक बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसे तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है, जिससे इनके क्वथनांक अधिक हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि अल्कोहल तथा फिनॉल इनके अणुओं में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है और जिसे तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है। यदि हम कुछ अल्कोहलों के उदाहरण लें जैसे कि मेथेनॉल, जिसमें केवल एक ही कार्बन परमाणु होता है और इस मेथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वह होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से यदि इसमें एक कार्बन और बढ़ जाए यानी कि एथेनॉल का यदि हम क्वथनांक देखें तो यह होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से प्रोपेनॉल 3 कार्बन वाले अल्कोहल इसका क्वथनांक बिंदु 97 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि 4 कार्बन वाले नॉर्मल ब्यूटेनॉल इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है वह 117 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो स्पष्ट है कि जैसे जैसे अल्कोहलों में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके क्वथनांक का बिंदु भी का मान भी बढ़ता चला जाता है। दूसरी ओर जब हम देखें कि जब इनके यौगिकों में शाखा की बढ़ोतरी होती है, साइड चेन में वृद्धि होती है, वैसे वैसे इनके क्वथनांक बिंदु में कमी आती जाती है। इसके पीछे कारण यह है कि जब सीधी श्रृंखला वाले जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें पृष्ठ क्षेत्र अधिक मात्रा में होता है, जिससे इनमें वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे यहाँ पर अणु शाखा में परिवर्तित हो जाता है, शाखाएं इसमें बढ़ने लगती हैं, वैसे वैसे जो अणु का आकार है वह गोलाकार होने लगता है और इस स्थिति में इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कम हो जाता है और जब पृष्ठ का क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो वहाँ पर जो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं उनकी मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे इनके क्वथनांक बिंदु कम हो जाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, यदि हमारे पास अणुसूत्र C4H10O के यदि हम भिन्न भिन्न अल्कोहल के आइसोमर देखें तो हम इसमें कई प्रकार के हमें समावयवी मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एक मिलेगा हमें नॉर्मल ब्यूटेनॉल, इस जिसकी संरचना आप देख रहे हैं ये सीधी श्रृंखला वाला है CH3 CH2 CH2 CH2OH। यह और इसे हम प्राथमिक अल्कोहल कह सकते हैं और इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है वह होता है 117 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि यहाँ पर जो मिथाइल समूह है वह एक शाखा के रूप में उपस्थित ब्रांच के रूप में चला जाए तो यहाँ पर हमें एक द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होगा और चूँकि यह द्वितीयक अल्कोहल है इसलिए यहाँ पर शाखा हो जाने की वजह से इसके पृष्ठ क्षेत्र में कमी आ जाती है और इसलिए इसका क्वथनांक बिंदु कम होकर 99 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। इसी तरह से यदि यहाँ पर एक और कार्बन सीधी श्रृंखला से हटकर शाखा के रूप में चला जाए तो हमें एक नई संरचना प्राप्त होगी। यह हो गया 2 मेथाइल 2 प्रोपेनॉल और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो संरचना है लगभग गोलाकार, सीधी श्रृंखला की जगह पे ये लगभग गोलाकार संरचना यहाँ पर मिल गई है और इस तरह से साथ ही साथ यह तृतीयक अल्कोहल है।
तो यहाँ पर हम देखें कि इसका जो क्वथनांक है वह और काफ़ी कम होकर केवल 82 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्कोहलों में जैसे जैसे शाखाओं की वृद्धि होती जाती है, पृष्ठ क्षेत्र में कमी होने की वजह से इनमें वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी की मात्रा कम होती जाती है और इसलिए इनके जो क्वथनांक बिंदु हैं उनका मान भी कम होता जाता है। यहाँ पर हमें एक रोचक तथ्य और देखने को मिलता है, वो ये कि यदि समान आणविक द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों के यौगिकों जैसे कि अल्कोहल के अलावे यदि हम हाइड्रोकार्बन ले लें या फिर ईथर लें या फिर हेलो एल्केन या हेलो एरीन लें, तो वहाँ पर हम देखते हैं उनकी तुलना में समान अणुभार वाले अल्कोहल्स तथा फिनॉल के क्वथनांक बिंदु अधिक होते हैं, इनके उच्च क्वथनांक होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम एथेनॉल का उदाहरण यदि ले तो एथेनॉल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वह होता है 46 यूनिट और इसका जो क्वथनांक होता है वह होता है 351 केल्विन, जबकि इस सब लगभग समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन यानी कि प्रोपेन जिसका अणुभार होता है 44 यूनिट और इसका जो क्वथनांक होता है काफ़ी कम, केवल 231 केल्विन होता है। जबकि लगभग इसी अणुभार वाले यदि हम ईथर का उदाहरण लें तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि मेथॉक्सी मेथेन, तो मेथॉक्सी मेथेन जिसका अणुभार भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 46 यूनिट, जबकि इनका जो क्वथनांक बिंदु होता है वह अल्कोहलों के क्वथनांक बिंदु से कुछ कम तथा हाइड्रोकार्बनों के क्वथनांक से कुछ अधिक होता है, यानी कि यह 248 केल्विन 248 केल्विन पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो अल्कोहलों का क्वथनांक है वो बहुत अधिक पाया जाता है और इसके पीछे कारण है कि अल्कोहल तथा फिनॉलों में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। यहाँ पर जो अल्कोहल हैं उनका प्रत्येक अल्कोहल में हम जानते हैं जो OH समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है, उसमें ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है और हाइड्रोजन पर धनावेश होता है। तो एक अल्कोहल समूह का जो ऋणावेशित ऑक्सीजन है वह दूसरे अल्कोहल अणु के धनावेशित हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बंध बना लेता है और इस तरह से हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने की वजह से इन्हें तोड़ने में हमें अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इनका क्वथनांक अधिक हो जाता है। इसी तरह से हम यदि कुछ यौगिकों के क्वथनांकों की तुलना करें, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल, एथॉक्सी एथेन तथा यहाँ पर हम ले लेते हैं पेंटेनॉल, तो इन सब के यदि क्वथनांक की यदि हम तुलना करें तो सबसे कम क्वथनांक जो होगा वह होगा ब्यूटेन का। उसके बाद उससे अधिक जो क्वथनांक होगा यहाँ पर ईथर का, एथॉक्सी एथेन का होगा। इसके बाद चूंकि अल्कोहल के क्वथनांक अधिक होते हैं और अल्कोहल में कम कार्बन वाले यानी कि ब्यूटेनॉल का जो क्वथनांक होगा वह पेंटेनॉल के क्वथनांक से कम होगा। तो इस तरह से यदि हम इन्हें बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करें तो सबसे कम क्वथनांक बिंदु ब्यूटेन का होगा, उसके बाद एथॉक्सी एथेन का, उससे अधिक होगा ब्यूटेनॉल का और सबसे अधिक होगा पेंटेनॉल का। तो इस तरह से हम यौगिकों की संरचना भिन्न भिन्न यौगिकों को उनके क्वथनांक के आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद अल्कोहल तथा फिनॉल, इनका जो दूसरा गुण है वह है विलेयता। प्रायः हम देखें कि अल्कोहल और फिनॉल जल में विलेय होते हैं और जल के अणुओं के साथ इनकी जो विलेयता है जल में, उसका कारण होता है जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति। ये और लेकिन जैसे जैसे इन अल्कोहल तथा फिनॉलों में एल्किल समूह की बढ़ोतरी होती जाती है और हम जानते हैं कि जो एल्किल समूह होते हैं वो जल विरागी प्रकृति के होते हैं, जल के प्रति उनकी बंधुता नहीं होती है। इसलिए यदि अणु में एल्किल समूह की बढ़ोतरी होती जाती है तो वैसे वैसे इनकी जल में विलेयता कम होती जाती है।
साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि जो एथेनॉल होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं, वह जल में अधिक विलेय होते हैं, जबकि फिनॉल की विलेयता जल में कम होती है। प्रायः देखा गया है कि जितने भी निम्न अणुभार वाले जो अल्कोहल होते हैं, जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल, ये सभी अनुपातों में जल में विलीय हो जाते हैं। और इस तरह से हम देखें कि हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति की वजह से इनकी जल में विलेयता बढ़ती जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अल्कोहल तथा फिनॉलों के रासायनिक गुण, ये किस किस प्रकार से अभिक्रियाएं करते हैं। यहाँ पर हम देखें कि जो अल्कोहल्स हैं ये सर्वतोमुखी प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नाभिक रागी यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह भी अभिक्रिया करते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन रागी यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी ये अभिक्रिया करते हैं। दोनों ही प्रकार की अभिक्रिया कर सकते हैं। इनकी अभिक्रिया जानने के पहले हम ये जानते हैं कि नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी ये क्या होते हैं। तो हम जानेंगे नाभिक रागी। जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, नाभिक रागी का से तात्पर्य है नाभिक यानी कि धन आवेश से स्नेह रखने वाला, और धन आवेश से स्नेह रखने वाला नेचुरली वह होगा जिसके पास स्वयं में ऋणावेश हो, जो स्वयं ऋणावेशित हो, या फिर उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। और चूंकि इनमें लोन पेयर उपस्थित होता है और इसलिए इनकी प्रवृत्ति लोन पेयर को डोनेट करने की होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह व्यवहार करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि लुईस अम्ल और क्षार के क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा है कि वह स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है उसे हम लुईस क्षार कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जब ये इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करते हैं उस समय इनकी प्रकृति लुईस क्षार की तरह होती है। दूसरी ओर यहाँ पर हम देखें कि न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं उस समय इनके इनके संरचना में हम देखें कि जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है उसके OH जो बंध है, OH के बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो आबंध होता है उसमें विदलन होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें अल्कोहल समूह है ROH, और यहाँ पर जब कोई कार्बोकेटायन के साथ जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन पर कुछ स्लाइट ऋण आवेश होता है जबकि हाइड्रोजन पर कुछ धनावेश होता है, और इसलिए यह ऑक्सीजन जो है के द्वारा वो कार्बोकेटायन से जाकर जुड़ जाता है। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है वह प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर हम इनकी उन अभिक्रियाओं को देखें जब ये इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन के प्रति या ऋण आवेश के प्रति स्नेह रखने वाला। अब हम जानते हैं कि ऋण आवेश के प्रति स्नेह रखने वाला स्वयं पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, जिसके पास जो स्वयं में धन आवेश है, जो स्वयं पॉजिटिव चार्ज वाला है, उसी की प्रकृति इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करने की होगी। और चूंकि इनकी ऋणावेश के प्रति स्नेह होता है और ये धनावेशित होते हैं, और इसलिए इनकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की होती है। और इसी तरह लिए ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़े ग्रहण करता है उस स्पीसीज को हम लुईस अम्ल कहते हैं, यानी कि ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। और चूंकि जब ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे यानी कि ये सामने वाले स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करेंगे, तो इनमें इन इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, वो भी होने आवश्यक होते हैं। और जब अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करते हैं उस समय कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो आबंध है उसका विदलन होता है। प्रायः देखा गया है कि जब अल्कोहल प्रोटोनेटेड होता है यानी कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इस समय इसके जो ऑक्सीजन परमाणु पर धन आवेश पाया जाता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल
तब बनता है जब हम अल्कोहल की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं। जब ये चूँकि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और इसलिए अल्कोहल प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं और यह जो हाइड्रोजन है वह ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ऑक्सीजन 3 बंध बना लेता है उस समय ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और चूंकि जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जो हो जाता है इसलिए इस प्रकार के अल्कोहल को हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है यहाँ पर उसकी प्रवृत्ति किसी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज से जुड़ने की होती है और इसलिए कोई भी नेगेटिव स्पीसीज जैसे ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, इनके साथ यह जुड़ जाता है तथा यहाँ पर यौगिक बनाता है। साथ ही साथ हम देखें कि चूंकि यहाँ पर जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है उस पे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होना एक बहुत ही अस्थायी अवस्था होती है, इसलिए ये पास वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है उस इलेक्ट्रॉन जोड़े को स्वयं लेकर जल के रूप में बाहर निकल जाता है, जिससे यहाँ पर जो कार्बन बचता है उस पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यह कार्बन जो है किसी भी ऋण आवेशित स्पीसीज जैसे कि क्लोराइड या ब्रोमाइड इनके साथ जुड़कर यह यौगिक का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम देखें कि जब अल्कोहल प्रोटोनेटेड अवस्था में होता है तब यह इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करता है। तो इस तरह से हम अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध विदलन हो रहा है या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध विदलन हो रहा है, इसके आधार पर अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 वर्गों में बांट देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उन अभिक्रियाओं को जिनमें कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच उपस्थित आबंध का विदलन होता है। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो प्रायः अल्कोहल तथा फिनॉल दोनों ही देते हैं। और इस तरह से की जो अभिक्रिया होती है उसमें हम लेंगे जबकि अल्कोहल और फिनॉलों की अम्लीय प्रकृति इनके द्वारा प्रदर्शित होती है। तो पहले हम देखते हैं अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति। और अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने के लिए हम एक अभिक्रिया का उदाहरण लेंगे जिसमें ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, अल्कोहल तथा फिनॉल दोनों ही सक्रिय धातुओं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम या एल्यूमिनियम इनके साथ अभिक्रिया करके एल्कोक्साइड या फिर फिनोक्साइड बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। किसी भी अम्ल की यह विशेषता होती है कि वह धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। और चूंकि यहाँ पर अल्कोहल तथा फिनॉल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि ये अम्लीय गुण दर्शाते हैं। यहाँ पर हम देखें अल्कोहल की अभिक्रिया देख रहे हैं। यहाँ पर हम 2 अणु अल्कोहल के लेते हैं ROH। जब इसकी क्रिया 2 यहाँ पर परमाणु सोडियम हैं उनके साथ कराते हैं तो हमें यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड RONA प्राप्त होता है, जहाँ पर सोडियम चूंकि ये मेटल है इसलिए इस पर धनावेश होगा तथा उससे जुड़े हुए ऑक्सीजन पर ऋण आवेश पाया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसी तरह से हम एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का। यहाँ पर हम देखें जब तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल के 6 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और यहाँ पर हम अभिक्रिया कराते हैं इसकी एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम के क्योंकि इस पर 3 धनावेश होता है एक एल्यूमिनियम परमाणु पर, अतः इसके 2 परमाणु हम यहाँ पर लेते हैं और इस तरह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिलीज निकल जाते हैं और उसकी जगह पर एल्यूमिनियम पर जुड़ जाता है और इस तरह से हमें 2 मोल एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 मोल हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है।
तो इस तरह से हम देखें कि जो अल्कोहल है वह धातुओं के साथ क्रिया करके एल्कोक्साइड बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसी तरह से हम फिनॉल की अभिक्रिया भी ले सकते हैं। फिनॉल की क्रिया जब हम सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि फिनॉल एक विशेष अभिक्रिया भी देता है। यह जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी क्रिया करता है। फिनॉल की जब हम जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो भी यह सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और साथ ही साथ जल बनता है। तो जो यह दर्शाता है कि यहाँ पर फिनॉलों में अल्कोहलों की तुलना में ज़्यादा अम्लीय प्रकृति पाई जाती है। यह सीधे ही क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ये सभी अभिक्रियाएं दर्शाती हैं कि अल्कोहल तथा फिनॉल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अल्कोहल और फिनॉल है वास्तव में हम देख रहे हैं कि ये ब्रॉन्स्टेड अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। ब्रॉन्स्टेड अम्ल हमने जाना था कि जिसे इस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं जो कि प्रोटॉन दाता होते हैं और ये किसी भी क्षार जो प्रबल क्षार को एक प्रोटॉन दे देते हैं और इस तरह से ये प्रोटॉन दाता की तरह व्यवहार करते हैं और प्रोटॉन देने के बाद स्वयं ये संयुग्मी क्षारक में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्षारक है जिसे हम B- के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जब इसकी क्रिया अल्कोहल के साथ कराते हैं जो कि अम्ल की तरह है, जैसे HOR के साथ यहाँ पर इसकी क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर हम देखें कि जो प्रोटॉन ये प्रोटॉन दाता की तरह व्यवहार करेंगे। प्रोटॉन ये हम उसको क्षारक को दे देंगे एक हाइड्रोजन और इस तरह से बची हुई जो स्पीसीज होगी अब यहाँ पर BH स्पीसीज बन जाएगी जो कि संयुग्मी अम्ल हो जाएगी, जबकि जो बचा हुआ अल्कोहल का भाग होगा यानी कि OR- यह एक संयुग्मी क्षारक की तरह व्यवहार करेगा। अब हम देखते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल की अम्लता का कारण। तो अल्कोहल की अम्लता का कारण है यहाँ पर इसके जो OH बंध की ध्रुवीय प्रकृति। हम जानते हैं कि किसी भी अम्ल की अम्लता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसानी से प्रोटॉन त्यागता है, हाइड्रोजन आयन त्याग करता है। अब हम जानते हैं कि जो एथेनॉल होता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो आबंध है उसके बीच जो साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह ऑक्सीजन की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इसकी वजह से यह जब दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींच लेता है तो वहाँ पर प्रोटॉन का निष्कासन आसान हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर अल्कोहल में एल्किल समूह जैसे कि मिथाइल समूह, एथाइल समूह ये उपस्थित होते हैं तो उस समय यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं और इस वजह से इलेक्ट्रॉन घनत्व जब इनके पास, क्योंकि ये जो समूह होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन्हें कहा जाता है, यह इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपने से दूर प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे यहाँ पर जो इनके इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं कार्बन पर आते हैं और कार्बन से जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इस वजह से अब ऑक्सीजन की प्रवृत्ति ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य उपस्थित जो साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है उसे खींचने की नहीं रह जाती है, कम हो जाती है और इसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो बंध की ध्रुवता है उसमें कमी आ जाती है और ध्रुवता में कमी होने की वजह से हाइड्रोजन का बाहर निकलना आसान नहीं रह जाता है और इस वजह से इनकी अम्लीय प्रकृति कम हो जाती है।
यदि हम यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल की बात करें, जैसे हम सामान्य सूत्र RCH2OH से प्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से हम ले द्वितीयक अल्कोहल जिसमें कि R2CHOH होगा, जिसमें कि जो अल्कोहल से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हम ले यहाँ पर R3COH यानी कि तृतीयक अल्कोहल, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन तीन अन्य एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें प्राथमिक अल्कोहल जो होंगे इनकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वह केवल एक ही है, जबकि द्वितीयक में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए हैं जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बंध की ध्रुवीयता को कम कर देंगे और इसकी वजह से इनकी अम्लता कम हो जाएगी। इससे ज़्यादा जो हम देखेंगे जो तृतीयक अल्कोहल होते हैं उनमें ऑक्सीजन और उनमें तीन एल्किल समूह उपस्थित हैं, इसलिए ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बंध के बीच जो ध्रुवता है उसको सबसे ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे और इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन का बाहर निष्कासित होना कठिन हो जाता है और इसलिए इनकी अम्लता सबसे कम होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो अल्कोहल हैं वो जल की तुलना में कम अम्लीय प्रकृति रखते हैं। और यहाँ पर हम देखें, जब हम जल की क्रिया एल्कोक्साइड आयन के साथ कराते हैं तो जल बड़ी आसानी से प्रोटॉन दाता की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि एल्कोक्साइड आयन प्रोटॉन ग्राही की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ पर जो जल है वो अच्छे प्रोटॉन दाता होते हैं और इससे स्पष्ट होता है कि यह अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि फिनोक्साइड या एल्कोक्साइड आयन ये अच्छे प्रोटॉन ग्राही की तरह व्यवहार करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यदि हम यहाँ पर उदाहरण देखें RCH2O- जो कि एक एल्कोक्साइड है और यह प्रबलतम क्षारक होता है क्योंकि ये अच्छा प्रोटॉन ग्राही होता है। दूसरी ओर यदि हम जल से बचे हुए हाइड्रोक्साइड आयनों को लें, OH- को लें, तो ये दुर्बल इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। इसी के आधार पर यदि हम सोडियम एल्कोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की तुलना करें तो सोडियम एल्कोक्साइड ज़्यादा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अल्कोहल होते हैं वह भी ब्रॉन्स्टन क्षारकों की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इन पर जो इनके एल्कोक्साइड आयन होते हैं, ऑक्सीजन आयन होते हैं, उन पर ऋण आवेश पाया जाता है और जो कि इनके प्रोटॉन को ग्रहण करने में सहायक होता है, इन्हें ज़्यादा अच्छा प्रोटॉन ग्राही बनाता है।